हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। उसमें हमने स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट में हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्टोरिकल डिस्कवरी और सिग्निफिकेंस को देखेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट तरह के प्लास्टिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, उसकी क्लोरोप्लास्ट के डीएनए, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी और ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स में कुछ ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिसका नाम है प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड है। प्लास्टिड वो ऑर्गेनेल होते हैं जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं और उनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। तो प्लास्टिड्स में प्रेजेंट पिगमेंट्स के आधार पर शिम्पर ने 1985 में प्लास्टिड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया था। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले है ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड्स कलरलेस होते हैं और ये एम्ब्रियोनिक सेल्स या फिर जर्म सेल्स में पाए जाते हैं। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती है और इनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को स्टोर करना। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। इसमें कई प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स। ये फ्लावर्स के पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रोज में, फ्रूट्स जैसे कि टमाटो में पाए जाते हैं और रूट यानी कि जैसे कि कैरेट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लीव्स में पाए जाते हैं और ये पत्तियों को ग्रीन कलर देते हैं। यही क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनके अपने डीएनए एंड आरएनए होता है। ये सभी प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आपस में एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। अब चलते हैं क्लोरोप्लास्ट की हिस्ट्री की तरफ। क्लोरोप्लास्ट की खोज अर्ली 17th सेंचुरी में नेहेमिया ग्रीव एंड एंटनी वान लीeuwenhoek ने की थी। मेयर, स्मिथ और शिम्पर ने यह बताया कि हर क्लोरोप्लास्ट पहले से प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट से बनते हैं। इसके बाद विल्स, लैटर और स्टॉल ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल को भी खोज निकाला। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। एल्गी में एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वहीं हायर प्लांट्स में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। लिन मार्गिलिस ने 1981 में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने यह बताया कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ था। इस थ्योरी के अनुसार 1 बिलियन साल पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर चले जाते हैं और ये वहीं पर इवॉल्व होने लगते हैं। यानी कि कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर चला जाता है तो क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ। मार्गिलिस ने बताया कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है क्योंकि उसके पास भी अपना डीएनए है। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी बैक्टीरियल डीएनए की तरह सर्कुलर है और उसके जीनोम के कई जीन्स भी बैक्टीरियल जीन्स से मैच करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन भी बाइनरी फिशन के थ्रू होता है जैसा कि बैक्टीरिया में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का डिवीजन माइटोसिस से होता है। इन एविडेंस से ये प्रूफ होता है कि क्लोरोप्लास्ट कभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जो यूकैरियोटिक सेल से अलग रहता था, लेकिन बाद में ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर चला गया और ये वहीं पर इवॉल्व हो गया। इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और प्लास्ट का मतलब होता है द वन हु फॉर्म्स। तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब हुआ द वन हु फॉर्म्स ग्रीन, यानी जो ग्रीन फॉर्म करता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड है और इसमें लिक्विड मैट्रिक्स होता है और लिक्विड मैट्रिक्स में ही क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और ग्रीन कलर को सेल्स में इम्पार्ट करते हैं। क्लोरोफिल लगभग 30 से 40 क्लोरोफिल एक मेसोफिल सेल में होते हैं।
क्लोरोप्लास्ट एक बाइकॉन्वेक्स शेप का ऑर्गेनेल है। हालांकि कई प्लांट स्पीसीज में इसका शेप डिफरेंट हो सकता है। इसकी साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर्स होती है और थिकनेस 2 से 3 माइक्रोमीटर्स होती है। आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल के आउटर मेम्ब्रेन 50 to 80 एंगस्ट्रॉम की होती है। यह सेमी पोरस होता है। इसमें कुछ ही मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू डिफ्यूज़ हो सकते हैं। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जो कि इससे डिफ्यूज़ हो जाते हैं। लार्ज प्रोटीन्स इससे परमिएबल नहीं होती हैं। इसके बाद आता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यह 10 से 20 नैनोमीटर्स के लगभग का स्पेस होता है जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन यह स्ट्रोमा को एनक्लोज करता है। यह किसी भी मॉलिक्यूल्स के यह मॉलिक्यूल्स और आयंस के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ये आयंस के रेगुलेशन के अलावा फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स का प्रोडक्शन भी करता है। स्ट्रोमा एक एल्कलाइन एक्वस फ्लूइड होता है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें लगभग 50% प्रोटीन्स होते हैं। इसमें थाइलाकॉइड्स होते हैं, स्टार्च होता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। इसके अलावा फैटी एसिड, स्टार्च एंड कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी होता है। थाइलाकॉइड स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। इन थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। यह थाइलाकॉइड डिस्क शेप के होते हैं और ये डिस्क आपस में एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप होते हैं। जब थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं तो वो ग्रेना बनाते हैं। एक स्टैक में 10 से 20 थाइलाकॉइड्स होते हैं। यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है। इसके बाद आता है क्लोरोफिल। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। 75% क्लोरोफिल ए होता है और 25% क्लोरोफिल बी होता है। ये सनलाइट को कैप्चर करता है और फूड को सिंथेसाइज करता है। कैरोटीनॉइड्स थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये फोटो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। कैरोटीन्स रेडिश एंड ऑरेंज कलर इम्पार्ट करते हैं, वहीं ज़ैंथोफिल ब्राउन कलर इम्पार्ट करते हैं। इसके अलावा एल्गी में फाइकोबिलिन्स होता है जो कि रेड एल्गी में पाया जाता है। फाइकोएरिथ्रिन भी रेड एल्गी में पाया जाता है। फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, यानी फाइकोसाइनिन साइनोबैक्टीरियम में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए क्लोरोप्लास्ट का डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। हायर प्लांट्स में ये 140 किलो बेस पेयर्स तक होते हैं और लोअर यूकैरियोट्स में 200 किलो बेस पेयर्स तक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में लगभग 100 जीन्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके राइबोसोम साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स से छोटे होते हैं। इनका क्रोमोसोम नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड होता है और यह हाईली कंजर्व्ड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में लार्ज सिंगल कॉपी यानी एलएससी, स्मॉल सिंगल कॉपी यानी एसएससी रीजन्स भी पाए जाते हैं और साथ ही इसमें इन्वर्टेड रिपीट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये NADPH2 का प्रोडक्शन करता है और साथ ही ATP को भी प्रोड्यूस करता है। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में लाइट की एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसके साथ ही कुछ हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं और ये इस तरह से ट्रांसफर करके ये ATP और NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। ये NADPH आगे चलकर डार्क रिएक्शन में चला जाता है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के अलावा क्लोरोप्लास्ट का और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्लांट के इम्यून रिस्पॉन्स में इसका फंक्शन होता है और प्लांट के स्ट्रेसफुल कंडीशन को अडेप्ट करने में इसका काम होता है।
ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कई तरह की चीज़ों को मतलब कई तरह के आयंस और मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, फाइटोहार्मोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स एंड लिपिड्स, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी सिंथेसाइज करता है। तो इस तरीके से ये इतनी सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करता है। इसकी सिंथेसाइज करने से ये कई तरह के स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। जैसे अबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस में ये प्लांट को अडेप्ट करता है। अबायोटिक स्ट्रेस में आते हैं जैसे कि लाइट के टेम्परेचर एट्सेट्रा, और बायोटिक में आता है पैथोजेंस के कारण जो प्लांट्स में स्ट्रेस हो जाता है। तो इन कंडीशंस में ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करता है जो कि इस कंडीशन में प्लांट्स को अडेप्ट करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये अबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस से प्लांट को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये डिफेंस कंपाउंड्स जैसे कि सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जैस्मोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स और आरओएस जैसे कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है, और इस तरह से प्लांट जो है वो प्लांट के इम्यून सिस्टम को रेगुलेशन करने में भी हेल्प करता है। तो सेल बायोलॉजी सीरीज़ की इस वीडियो में हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उसकी हिस्ट्री, डिस्कवरी और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा। हमने कई तरीके के प्लास्टिड्स को कंपेयर भी किया। इस क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के बारे में और एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को पढ़ा, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट फंक्शंस को भी कवर किया। अगले पार्ट में हम साइटोस्केलेटन एंड सेल मोटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं सेल बायोलॉजी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।